नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना के कहर के बीच बड़ी खबर ब्लैक फंगस के रूप में सामने आई। पटना के आईजीआईएमएस में ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आया। आईजीआईएमएस में भर्ती मरीज मुजफ्फरपुर का रहने वाली है, जो कि पहले से कोरोना से संक्रमित है। जानकारी के अनुसार महिला में ब्लैक फंगस की पहचान आंख और नाक की जाँच में पुष्टि हुई। नाक बंद होता है तो जिसकी सांस में पहले से दिक्कत हो, जो सांस नहीं ले पा रहा है, फर्ज कीजिए उसका नाक भी बंद हो जाए तो सांस बिल्कुल नहीं ले पाएगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे ही दवाई चलने लगती है तो फंगस डाई आउट होने लगता है, और जैसे ही फंगस डाई आउट होने लगता है तो उसकी नाक खुल जाती है और वो सांस ले सकता है। हाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें दवा भी कारगर नहीं हो पाती है, वैसे में ऑपरेशन की जरूरत होती है। ऑपरेशन बहुत बड़ा कोई हाईफाई ऑपरेशन इसमें नहीं है। इसमें आप ये समझिए कि उसका जो नाक का हड्डी है, उस हड्डी में जहां फंगस उगा हुआ है उसको एक खरोंचने जैसा ऑपरेशन किया जाता है। इसको कोरिंग कहते हैं। कोरिंग करने से जो वहां पर गंदगी जमी होती है उस तरह से इसको निकाला जाता है, और निकालते ही नाक खुल जाती है। तो आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना संक्रमण की महामारी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वो ब्लैक फंगस जैसी समस्या आ रही है और लोगों को परेशानी खड़ी कर रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार गौतम संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से लोग संक्रमण की वजह से परेशान हैं, लगातार नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वहीं अब ब्लैक फंगस जैसी नई समस्या भी लोगों के लिए आन पड़ी। बिल्कुल, कभी बिहार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्लैक फंगस जैसी वायरस या फंगस जो है पूरे बिहार के अंदर एक पहला केस है ये जो सामने आया है, और ये मुजफ्फरपुर की एक छात्रा में आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात नहीं है और ये बुरी खबर है बिहार के लिए, क्योंकि संक्रमण एक से अनेक होते देर नहीं लगी। आपको याद होगा कि जिस वक्त पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा था पूरे विश्व में, उस वक्त बिहार के अंदर पहला केस मुंगेर से मिला था। तो एक केस, आज देखिए दुनिया भर में कितने केसेस हो गए और ये संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है। बिहार में भी जब पहली बार मुंगेर के किसी व्यक्ति में हुआ था तो उसके अंदर एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी। वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी, वो दुबई से आया था, कतर से आया था, फिर वो मुंगेर गया, फिर वो उसके परिवार के लोग को संक्रमण हुई, फिर धीरे 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 ये बढ़ता चला गया, दायरा इतना बढ़ गया कि आज देखिए स्थितियां ये है कि 10,000 से ज्यादा मरीज रोज मिल रहा है। मतलब स्थिति बहुत नाजुक है। लेकिन ये सब कुछ, पूरा देश इस वक्त कोरोना की जंग से लड़ रहा है, और आप अंदाजा लगाइए कि कोई नई चीज, कोई नई बीमारी जिसके बारे में अभी बहुत कुछ पता भी नहीं है जी, ब्लैक फंगस के रूप में सामने आया है। और आईजीआईएमएस ने इसकी पुष्टि कर दी है। बाकायदा आईजीआईएमएस के जो सुपरिटेंडेंट है मनीष मंडल, उन्होंने कल मीडिया को बुलाया, बताया, और क्योंकि हम उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते मरीज की, अभी उस मरीज की तस्वीर नहीं दिखा सकते, यही कारण है कि वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक लड़की के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक छात्रा है जो पहले से कोरोना से ग्रसित भी है, उसको पहले से कोई गंभीर बीमारियां भी है। लेकिन एक बात मनीष मंडल जी ने जो साफ तौर पे सुपरिटेंडेंट होने के नाते कही कि ये तभी ये एक तरीके की कोरोना का ही प्रतिरूप है। मतलब एक कोरोना वायरस है, लेकिन ये एक फंगस है। वायरस और फंगस में जो फर्क होता है वो है, लेकिन दोनों में एक समानता ये है कि दोनों अगर खतरनाक रूप में आ जाए तो जान जा सकती है। दोनों बहुत तेजी से उसको अपनी चपेट में लेते हैं, और खास करके सांस लेने वाले जो सिस्टम है, लंग्स, फेफड़ा और नाकों पर इसका सीधा अटैक होता है। और आंख अगर लाल हो तो ये समझ लीजिए कि ब्लैक फंगस की शुरुआत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए अभी डॉक्टर, वैज्ञानिक या जो भी है सिस्टम जो है वो कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कोरोना के कहर के बीच ये ब्लैक फंगस की जो लहर आई, एक जो केस आया है, ये एक चिंता का विषय है। और कल से डॉक्टरों के बीच, खास करके वैसे लोगों के बीच जो लगातार खबरों में रहते हैं,
उन लोगों ने भी चिंता जाहिर की है कि ब्लैक फंगस अगर बिहार पे पहुंच गया है तो इसका मतलब कि इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। इसकी जो बारीकियां है, जो सिस्टम है, गौतम, इस बीमारी को किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि ब्लैक फंगस है, किस तरीके का ये होता है, और अभी तक इस पूरी बीमारी पर क्या कुछ सामने देखा जा रहा है, क्या कुछ पता है इस बीमारी के बारे में? देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में जहां तक कल मनीष मंडल जो भी सुपरिटेंडेंट है उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जिस व्यक्ति में पहले से बीमारी है, जैसे डायबिटीज, किडनी, अगर इससे पहले से ग्रसित है तभी वो ब्लैक फंगस का शिकार हो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर ना किडनी की बीमारी है ना डायबिटीज की बीमारी है, वो उस व्यक्ति के अंदर वो ब्लैक फंगस नहीं आता। उसके अंदर कोरोना आ सकता है, ब्लैक फंगस नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर ब्लैक फंगस है तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान ये है कि जो व्यक्ति कहीं इलाज करा रहा है किसी भी चीज का, चाहे वो आप इसको मान के चलिए, अगर वो डायबिटीज का इलाज करा रहा है या ब्लड प्रेशर का इलाज करा रहा है या वो किडनी का अगर कहीं इलाज करा रहा है, तो उसके आंखों का लाल हो जाना, एकदम आंख लाल हो जाता है। उसके अलावा नाकों के अंदर एक चूहड़ सी होती है, वो फंगस जो है बहुत तेजी से वो चुभता है, तो जिसके कारण वो एहसास होता है कि कुछ सुगुगाहट सी हो रही है या यूं कहें कि झंझनाहट सी हो रही है। तो ये धीरे धीरे तो इसको नजरअंदाज ना करें। और कोरोना से थोड़ा सा अलग है, मतलब कोरोना में जिस तरह से शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, सर्दी खांसी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो ये नाक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो ये है कि कोरोना और ब्लैक फंगस की पहचान का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप कोरोना में सांस ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस में आपकी नाक बंद हो जाएगी, यानी कि अब आप सांस नहीं ले सकते। तो जैसे ही आप सांस लेना बंद कर देंगे, आप उतनी ही जल्दी ऑक्सीजन आपको चाहिए, अगर आपको नहीं मिला तो आप दम तोड़ सकते हैं। यानी कि ये कोरोना से कई गुना तेजी से ऑक्सीजन लेवल खत्म कर देता है, बल्कि बंद कर देता है। ये दो नाक है जो श्वास नली जिसको कह रहा है, उस श्वास नली के अंदर ये ऐसी फंगस घेर लेता है कि उस नली को बंद कर देता है। मतलब अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका दम कितनी सेकंड के अंदर घुट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि अगर तुरंत इसका इलाज हो जाए, जैसे कि अगर वो पहले से किसी डॉक्टर के टच में है या अस्पताल में है या फिर कहीं अगर इलाज करा रहा है, अगर वहां तुरंत पता चल जाए, जैसे कल जब लड़की ने जब तकलीफ बताई, जब उसका कोरोना से उसकी जांच चल रही थी, वो पहले से भी किडनी से पेशेंट है, वो लड़की छात्रा, तो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। तो ब्लैक फंगस के बारे में जब उसकी जांच हुई तो वो कोरोना पॉजिटिव तो है ही, इसके अलावा वो ब्लैक फंगस के सिम्टम की शिकार है, जिसकी रिपोर्ट आ गई और तब जाकर के ये बातें मीडिया के सामने आई कि बिहार के अंदर फर्स्ट केस बिहार के अंदर आ गया है। अभी तक हमने महाराष्ट्र के बारे में सुना था, लेकिन अब बिहार आया, जबकि इस लड़की का कोई भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं। इस चीज को समझना होगा। तो ये कहीं भी कभी भी किसी को भी आ सकता है जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी अभी की बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन तमाम कोशिशें कर रही है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए, और धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जा रही है, कमी आ रही है संक्रमण में। तो वहीं अब जब ये ब्लैक फंगस जैसी समस्या आ रही है तो प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो रही है। बिल्कुल, अभी बस यही समझ लीजिए कि सबको चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, जिला प्रशासन हो, सरकार हो, देश का पूरा सिस्टम इस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति से, मतलब सिर्फ एक चीज से लड़ रहा है, वो है कोरोना वायरस से जंग में हर कोई लड़ रहा है। मतलब चाहे वो इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो, हर कोई लड़ रहा है। और ऐसे में अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई। अभी आपने एक वैक्सीन बनाई है, उसकी 2 डोज बनाई है, 2 डोज कब मिलेगी, मतलब 45 दिन का दायरा होगा, तब तक तो कहानी खत्म हो जाए। मतलब अगर ब्लैक फंगस ने पकड़ लिया तो आप कहाँ हैं? आप बिल्कुल आप
दो डोज तो छोड़ दीजिए, यहाँ 2 मिनट सांस लेने में दिक्कत होगी और आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। यानी ब्लैक फंगस कोरोना से कई गुना ज्यादा तेजी से, ये वायरस है, ये फंगस है, ये इसको समझना होगा। जो टेक्निकल चीज है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वायरस भी फैलता है, तेजी से फैलता है, लेकिन अगर ये फंगस है तो ये आपको आपकी जान जा सकती है अगर नाक बंद हो गई, क्योंकि ये अटैक करता है सांस लेने वाली जगहों पे। तो अगर आपकी नाक, कोरोना नाक में बैठता है या नाक में के अंदर जो जांच होती है उससे क्लियर होता है, गले से क्लियर होता है। गौतम, लेकिन तो प्रशासन अब इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है? अभी तक क्या कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं इस पर? अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर कल IGIM इसको पता चला है, सरकार को बताया गया है, सरकार संज्ञान में है, कैसे इससे निपटा जाए इसको लेकर अभी भी सरकार ने अभी कोई बयान जारी नहीं किए हैं। और सिर्फ पूरे इस फंगस के बारे में IGIM के सुपरिटेंडेंट ने अपनी बात रखी है। हालांकि वो सरकार तक तुरंत चली गई है बात। सरकार, प्रशासन और डॉक्टर कैसे इससे लड़ेंगे, कैसे इससे जूझ रहे हैं, या कैसे इससे निपटा जाए, इसका इलाज कैसे हो, अब इन तमाम चीजों को लेकर के अब तैयारी शुरू की जा रही है। और मुझे लगता है कि जल्द ही बिल्कुल गौतम, तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस कोरोना वायरस से ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, ऑक्सीजन की लेवल को ज्यादा जल्दी गिराता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो अब जिस तरीके से प्रशासन के लिए ये एक बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है इस महामारी के दौर में, तो लगातार प्रशासन इससे निपटने की भी तैयारी कर रही है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। अब ये 27 मई सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त 4 नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे। इसके तहत अब अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी में शादी केवल अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न होगी। साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम क्वारंटीन या संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। तो बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार झारखंड में बढ़ता हुआ दिख रहा था, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है और आज तीसरे चरण का अंतिम दिन था। सुबह 6 बजे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का खत्म होना था, लेकिन कल जो आपदा प्रबंधन के साथ बैठक हुई है उसमें 2 हफ्ते के लिए और ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका प्रभावी असर है और झारखंड में केस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से 2 हफ्ते का, उसे बढ़ा दिया गया है 2 हफ्ते तक। तीसरे चरण का आज समापन होना था। सुबह 6 बजे तक तीसरे चरण जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा था उसका अंतिम दिन था, लेकिन कल जो आपदा प्रबंधन के साथ बैठक हुई है मुख्यमंत्री की, उसमें 2 हफ्ते के लिए और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा है, काफ़ी प्रभावी रिजल्ट है और लोग भी इसके पाबंदियों को मान रहे हैं। जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई है और कड़ी पाबंदियां इस पर लगाई गई है, सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है। 27 मई सुबह 6 बजे तक अब ये लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। सरकार के द्वारा ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की पहल की गई है, बैठक की गई है कल, जिसमें ये निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और जिस तरीके से ये मिनी लॉकडाउन एक तरीके से कहा जा सकता है लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है 2 चरणों के लिए और ये बढ़ा दिया गया, 2 हफ्ते के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर को काबू करने में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का बेहद योगदान रहा और जिस तरीके से इसमें पाबंदियां लगाई गई, जिस तरीके से सख्ती का पालन कराया गया, कहीं ना कहीं
प्रभावी ये रहा है, जिसके चलते अब इसे और बढ़ा दिया गया है। सख्तियां बढ़ाई गई हैं, पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की कल, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 2 हफ्ते के लिए और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री लगातार इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस की रोकथाम की जा सके, किस तरीके से रिकवरी रेट में सुधार लाया जा सके। तो लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की जा रही है और सख्ती से पालन कराया जा रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का। झारखंड में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसी के चलते स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और बढ़ा दिया गया है। तो 3 चरणों में जो रिजल्ट देखने को मिला है बेहद प्रभावी रहा है। 2 हफ्ते के लिए अब और बढ़ा दिया गया इसे। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से आंकड़ों में सुधार हो रहे हैं, स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने एक अभियान के तहत झारखंड के तमाम प्रमंडलों के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की, क्रमवार उनसे राय मांगी है, चर्चा की है और किस तरीके से झारखंड के हर इलाके से कोरोना संक्रमण को दूर किया जाए उस पर एक गंभीर चर्चा हुई है तमाम लोगों के साथ। और एक कंस्ट्रक्टिव माहौल में जो डिस्कशन हुआ है उसके बाद जो नतीजे कल निकल कर सामने आए हैं, उन नतीजों के मुताबिक अब झारखंड का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो 3 हफ्ते तक चला था उससे अगले 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह 27 मई के सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और साथ ही साथ पाबंदियों की बात करें आस्था, तो जिस तरीके से हम पिछले 2 दिनों से चर्चा इस बात की कर रहे थे कि पाबंदियां और बढ़ा दी जाएंगी, तो लिहाजा उन बढ़ी हुई पाबंदियों की बात कर लें तो 16 मई से 13 मई की सुबह 6 बजे से तक तीसरा सप्ताह जारी था। अब 2 दिनों के बाद 16 मई की सुबह से इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट अंतरराज्यीय बस और राज्य के अंदर बसों का परिचालन बंद हो जाएगा। ऑटो की सेवाएं स्थानीय परिचालन के लिए जारी रहेंगी। दुकानें 2 बजे तक ही खुला करेंगी। हाट बाजारों में अब गंभीरता से प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। राज्य के बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिए अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अनिवार्य हो जाएगा और साथ ही साथ अगर बाहर से कोई व्यक्ति झारखंड में आता है तो उसे क्वारंटाइन करना अनिवार्य होगा। इस केस में अगर कोई व्यक्ति 72 घंटों के अंदर राज्य से वापस लौट जा रहा है तब उसके क्वारंटाइन करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। तो कुछ पाबंदियां आस्था बढ़ा दी गई हैं और इन बढ़ी हुई पाबंदियों के साथ 27 मई की सुबह 6 बजे तक झारखंड में मिनी लॉकडाउन रहेगा। आस्था जी, कुंदन जी, प्रवासियों के लिए क्या कुछ इस दौरान कड़ी कानून बना, क्या कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं या गाइडलाइन इस दौरान बनाई गई हैं? ऐसा सवाल दोहराइए अपना। प्रवासियों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन बनाई गई है, सख्ती बरती जा रही है प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं? देखिए, वो प्रवासी मजदूर हो या किसी भी तरीके से किसी भी वजह से राज्य में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उनके साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 7 दिनों का होगा। राज्य में प्रवेश करने के साथ ही उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने में अगर वह नेगेटिव आते हैं तो उनको 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन होना होगा और 7 दिनों के बाद दोबारा से उनका टेस्ट होगा। टेस्ट में अगर वो नेगेटिव आते हैं तभी उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। यह केवल और केवल प्रवासी मजदूरों के लिए यह लागू नहीं है आस्था, राज्य में बाहर से आ रहे हर व्यक्ति के लिए यह लागू रहेगा। उसी व्यक्ति को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा जो व्यक्ति 72 घंटों के अंदर राज्य से
वापस लौट जाएगा, उनके लिए यह अनिवार्यता समाप्त होगी। तो इस केस में, इस मामले में आप कह सकती हैं कि प्रवासी मजदूरों के साथ साथ राज्य में प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति के लिए यह शर्त लागू रहेगी। आस्था। कुंदन जी, वैक्सीनेशन की अगर इस दौरान बात की जाए, झारखंड में जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, सरकार पहल कर रही है वायरस को काबू में करने के लिए, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो किस रफ्तार से वैक्सीनेशन देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तक तो 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कल सुबह से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के साथ टीकाकरण किया जाएगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्पॉट बुकिंग्स होने लगे हैं, स्लॉट्स आवंटित किए जाने लगे हैं। अब देखना अहम यह है कि 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण अभियान में लक्ष्य कितना सरकार हासिल कर पाती है, क्योंकि अभी तक 45 साल से अधिक लोगों का जो टीकाकरण चल रहा था उसमें सरकार प्रतिदिन या साप्ताहिक लक्ष्य से काफी पीछे है। लोगों के टीका केंद्रों तक पहुंचने की प्रक्रिया है वह काफी धीमी है और शायद यही वजह है कि टीकाकरण का लक्ष्य जो 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का है वह काफी पीछे चल रहा है। तो माना यह जा सकता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के उत्साह को देखते हुए शायद उनकी वजह से 45 साल से अधिक लोगों का भी टीका केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित हो सके। लेकिन 14 मई की सुबह से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो रहा है और अगर 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों की बात करें तो वहां पे लक्ष्य से काफी कम अचीवमेंट हो रहा है। आस्था, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से अब युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू होगा तो जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं जो नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, उनको भी इससे उत्साह मिलेगा जब युवा पहुंचेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, और वो भी जो नहीं जा रहे हैं वो भी वैक्सीन लगवाने पहुंचेंगे। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था आस्था कि 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण जैसे शुरू होगा तो शायद डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग भी टीका केंद्रों तक पहुंच पाएंगे और शायद हो सकता है यह लक्ष्य भी हासिल हो जाए। लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में टीका केंद्रों तक, चूंकि राजधानी रांची में ही लगभग 52 केंद्रों पर जांचें की जा रही है, लगभग 29 केंद्रों पर टीका लगाए जा रहे हैं। लेकिन उन टीका केंद्रों की बात कर ले तो जो सरकार के द्वारा प्रतिदिन प्रति केंद्र जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वह हासिल नहीं हो पा रहा है और जाहिर सी बात है सरकार के लिए भी और कोरोना संक्रमण से लड़ने में भी यह एक बहुत बड़ी बाधा बन के सामने आ रही है। शहरी क्षेत्रों में तो टीका केंद्रों तक पर भीड़ दिख रही है, जागरूकता है, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इस टीका को लेकर थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, लोगों के अप्रोच में कमी है और शायद अब माना यह जा रहा है कि कल से हो सकता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से बाकी लोग भी टीका केंद्रों तक पहुंच सकें। आस्था जी, कहीं ना कहीं रफ्तार में सुधार देखने को मिलेगा, ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन 2 हफ्ते का बढ़ा दिया गया है, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं अब संक्रमण भी काबू हो सकेगा। नए मामले जो सामने आ रहे थे उनमें और भी ज़्यादा कंट्रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।